अफसर का ऑर्डर मानना है, हमें तो इसको बंजर दिखाएं। अब सरकार नहीं सुनती, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अभी हमने धरने पे 20 तारीख से जमीन के लिए हकदार होगा। उसके बाद कुछ लोगों को जमीन 1982 के बाद ही मिली, जैसे मुझे 1985 में मिली। ये आपकी गलती है, आपकी गलती है। आपने बताना चाहिए था तहसीलदार साहब को कि वो जमीन की हमने कब्जे दिए नहीं दिए, वो अलग बात थी। उसका स्वरूप ही चेंज। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ पश्चिम दिल्ली के दौलतपुर गांव में और यहाँ पे तमाम गांव के लोग, जो बाहरी दिल्ली के गांव नजफगढ़ के जितने भी गांव है, तमाम गांव से एक एक बंदा दो बंदा, काफ़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन बारिश की वजह से लोग पहुँच नहीं पाए। लेकिन जो भी पहुँचे हैं, कुछ परेशानी दिक्कत है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आए हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, जानने की कोशिश करते, बात करते, पूछते क्यों आए हैं इसी बारिश में संडे के दिन, जबकि घर पे रहना चाहिए था। और ये जो धरना चल रहा है 20 अगस्त 2024 से धरना इन्होंने लगा रखा है। आज तारीख हुई है 8 सितंबर 2024, यानी काफ़ी दिन हो चुके हैं और धरना भी चल ही रहा है। तो क्यों चला रहे हो धरना यहाँ पे बारिश में? आपको घर बैठना चाहिए, इधर आए हुए। नाम क्या बोला? नाम इसको छोड़। मेरा गांव दौलतपुर, नाम गोविंद दास। जितने भी हरिजनों को ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी, आज से करीब 40 साल हो गए। कब हुई थी जमीन अलॉट? 1975 में। 75 में? हाँ, ये 74 चार लिखा है, लेकिन वहाँ पे 74-75 तब से है ना, इनको मालिकाना हक नहीं मिला। कितने प्रशासन आ लिए, जो दिल्ली का प्रशासन ना इतना भ्रष्ट है। ज़मीन में फसल खड़ी है, उसको बंजर दिखाते हैं। ये पटवारी की, तहसीलदार की और एक मिली भगत है। अगर बंजर दिखाएंगे तो भूमि कहाँ बनाएंगे हमें, जबकि फसल कागजों में जमीन बंजर दिखा रखी है, लेकिन आप लोग खेती करते हैं। और पटवारी आता है, देखता है अब फसल खड़ी है, लेकिन फिर भी कहता है हमें अफसर का ऑर्डर मानना है, हमें तो इसको बंजर दिखाएं। अब ये बताओ, जब बड़े अफसर आईएएस बैठे हैं, वो ये कहते हैं अब ज़मीन बंजर है तो हम इसको कैसे मालिकाना हक दें? तो ये बताओ मुझे, ज़मीन आप लोगों को सरकार ने 1975 में दी थी, किस आधार पर दी थी और क्यों दी थी? ये नियम 1954 के आधार के तहत दी थी ये। मेरा नाम गोविंद है, गांव दौलतपुर है जी। हमारे को अलॉटमेंट क्या पूछ रहे थे आप? सवाल मैंने पूछा था, जो 1974 में ज़मीन आप लोगों को मिली थी, आप लोगों को क्यों दी थी और किस काम के लिए दी थी? और क्या कोई कागज़ भी मिला था क्या उसका? सर, हमारे को ज़मीन 1975 में दी गई थी। भूमि सुधार अधिनियम 1954 और 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत ज़मीन दी, अलॉटमेंट करी गई थी, जिसके हमारे पास पेपर भी है और एलआर रसीद भी है, हमने कर भी भरा हुआ है। लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 40 सालों से, हम 45 सालों से हम परेशान हैं। हम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, हम फिर भी वकीलों को पैसे दे दे के अपने बच्चों का हक पढ़ाई की ना करा पा रहे हैं। लेकिन हम पैसा वकीलों को दे के कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हम चाहते हैं, हम फसल लगाते हैं, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको बंजर दिखाता है। और आज तक हमारे कोई भी किसी प्रकार से, किसी भी सरकार की तरफ से हमारे को कोई मदद नहीं हुई। और हम चाहते हैं अभी हम मालिकाना हक हमारे को मिले, क्योंकि पिछली साल 45। जब सरकार किसी को ज़मीन देती है तो कोई पेपर भी देती होगी कि भाई ये पेपर है? हाँ जी, हमारे को पेपर भी दिया गया है। हमारे को कार्ड दिया गया है सर, अलॉटमेंट कार्ड दिया गया है। और उसके बाद में हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कर भी भरा हुआ है। हमारे पास एलआर रसीद भी है। कार्ड में क्या लिखा हुआ था? देखो, अलॉटमेंट कार्ड में सिर्फ हमारे को नाम और आसामी तौर पे 5 साल के लिए आसामी दिया गया था। और उसकी शर्त ये थी, अगर बतौर आसामी दिया गया था, उसकी शर्त ये थी अगर आप इसको कृषि योग्य भूमि बना लेते हो तो आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। जबकि हमने उन 5 सालों में कृषि योग्य भूमि बना दी गई और पिछले 50 सालों से हम उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार उसको रेगुलाइज नहीं कर पाई है। मतलब 5 साल के लिए वकील, अगर 5 साल में अगर ज़मीन को आप खेती लायक बना दोगे तो रेगुलाइज कर दिया जाएगा? हाँ जी। तो 5 साल के बाद आप लोगों ने बात करी सरकार से? देखो, सरकार से बात चल रही है, जब ही हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जो कि उन्होंने देखना था कि इसने कृषि योग्य भूमि अगर तैयार कर दी है तो वो काम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का था। ठीक है, हमारे भोले भाले लोग थे, उनको इतना पता नहीं था और वो पूरा काम एडमिनिस्ट्रेशन का था। वो रूल था एडमिनिस्ट्रेशन
एसडीएम का एडमिनिस्ट्रेशन का एसडीएम का काम था वो, उन्होंने चेक करके वो रेगुलाइज करना था, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। अभी हमारे ऊपर थोपा जाता है, कभी कोई रूल थोप दिया जाता है, कभी कोई रूल थोप दिया कौन जाता कौन है। से रूल थोपे आप लोगों पे? हमारे ऊपर 86 लगा दिया गया नाजायज़ कब्जा, जबकि हम अलॉटमेंट है। 86 नाजायज कब्जा। हाँ, नाजायज़ कब्जा तो लगा आप दिया गया, लोगों उसके को मुकदमे पेपर दिया- हमारे आज भी चल रहे हैं, जबकि हम अलॉटमेंट हैं। हमने रेवेन्यू कर भी भरा हुआ है, फिर हमारे ऊपर 86 कैसे लग सकती है? देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक गलत तरीका है, और इसी के आधार पे वो अभी हमारे पास में कुछ ना कुछ रखते हैं। कभी कोई डिपार्टमेंट आ जाता है फेंसिंग करने के लिए, कभी कोई मैं डिपार्टमेंट। आपसे जानना चाहूँगा, जो 86 लगा था, क्या कोर्ट ने एफआईआर करके केस रजिस्टर्ड किया था आपके खिलाफ? बिल्कुल जी। तो फिर आप लोगों ने उसका कोर्ट में क्या जवाब देखो, दिया था? जवाब दिया गया, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी 86 इन लोगों पे नहीं लगता, इनको डिसाइड करो। तो वहाँ से बरी तो हो गए थे ना? हाँ जी, बिल्कुल बरी हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल बरी हो गए थे, और उन्होंने बोला था कि इसको 6 महीने के अंदर डिसाइड करके दो, लेकिन इन्होंने आज तक डिसाइड नहीं किया है। 6 महीने? हाँ, 12 कितने साल पहले? अच्छा, 2010 में हम हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से हमारे को इनको डायरेक्ट आरए को ऑर्डर किया गया था, डायरेक्शन दिया गया था आरए को कि इनको 6 महीने में आप डिसाइड करके फाइनल करो, लेकिन आज 2010 से आज तक 2024 हो गया है, आज तक कोई रेगुलाइज हमारे को नहीं मिला। तो कोर्ट ने जब बोला था कि भैया 6 महीने में इनको बताओ, जवाब दो, तो दोबारा कोर्ट में आप लोग गए तो कुछ तो हुआ होगा? हाँ जी, अभी आज फिलहाल भी हम हाई कोर्ट में हैं और अपना सिविल कोर्ट में भी हैं, लेकिन कोर्ट को वर्बली ऐसे ऑर्डर होते हैं कि जो हमारी आज तक मदद नहीं कर पाया है। देखो, ये सब सरकार का काम है, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे को हमारा जो हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम भी इस देश के बाशिंदे हैं, मूल निवासी हैं, हमारे को भी ज़मीन चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे को भी ज़मीन चाहिए। तो आप लोगों की ज़मीन पे तो तारबंदी डीडीए कर रही है, कब्जा भी कर लिया, अब तो फिर आप लोग तो क्या कहते हैं, दूरी हो गई ज़मीन से। देखो, अभी तक हमारा बल लगा लो चाहे कुछ लगा लो, अभी तक डीडी हम तारबंदी नहीं कर पाई है। और देखो, हम अब चल रहे हैं संघर्ष में, और हम आगे संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये सरकार नहीं सुनती। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अभी हमने धरने पे 20 तारीख से धरने पे हैं, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम इस धरने को आगे बढ़ाएंगे, और एक महा रैली हम विधानसभा पे करेंगे। आपकी भी ज़मीन फंसी हुई है क्या सरकार? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जब ये एलजी के पास एक फाइल गई थी, रेवेन्यू प्रिंसिपल था वंशराज, पंचायत डायरेक्टर, उसने एक फाइल भेजी एक भाई इनको रेगुलाइज कर दो, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने। अब ये जो ज़मीन है ये है पंचायत राज की। पंचायत राज का मतलब है, अब ये ज़मीन है जो मेला ग्राउंड होता है, जो चरागाह होती है, ऐसी ज़मीन है वो ऐसी। तो वो जो फाइल है उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया 50 रूल पे एलजी साहब ने, और वो फाइल भेज दी राष्ट्रपति पर, होम मिनिस्ट्री में। आज तक वो फाइल वहीं फंसी हुई है, उस पर कोई एक्शन नहीं। के पास राष्ट्रपति के नाम रिमार्क किया था, अगर भाई जब तक राष्ट्रपति को इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज तक पता ही नहीं फाइल कहाँ है, फाइल का पता ही नहीं है कहाँ है, होम मिनिस्ट्री में है या राष्ट्रपति भवन में कहाँ है, उसका आज तक कोई पता नहीं है। तो फिर आप लोग जो ये बताओ मुझे, कोर्ट में केस किस चीज़ का लेके गए हुए? ज़मीन का मालिकाना हक के लिए लेके गए हुए, और फाइल का लापता, तो किस आधार पर केस लड़ रहे हो? ये हम तो अब आज भी इसी आधार पे, हमारे पास एलआर कार्ड है और प्रमाण पत्र है। हाँ जी, एलआर रसीद है और प्रमाण पत्र है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी बेस कुछ कार्रवाई बड़ी आ गई। दूसरा बात, हमारा कब्जा आज तक 45 साल से कब्जा ज़मीन का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जो 30 साल पर एक ज़मीन पे बैठ जाएगा तो उसको वो ज़मीन उसकी हो जाती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है। एक एडीएम सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को नहीं मानता। तो भी 20 अगस्त को धरना शुरू किया था आप लोगों ने अनिश्चितकालीन, तो कुछ अभी रिजल्ट आया उसमें? कुछ रिजल्ट नहीं आया, अभी कोई मिलने भी नहीं अधिकारी ने। अभी कोई नहीं। ये ज़मीन को लेकर, जो 74 की ज़मीन को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मैं ललित कटारिया, छावला गांव का निवासी हूं। देखो जी, 1970 और 80 के दशक में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जो है हर वर्ग के लोगों को, सिर्फ दलित समाज नहीं, उसमें भूतपूर्व सैनिक भी थे, विधवाओं भी थी, गरीब तबके के भी लोग थे, दलित समाज भी था, और जो कोई भी समाज था जिसको भूमि कभी मिली नहीं थी,
उसे सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सभी गाँव में 1-1 एकड़ ज़मीन बांटी गई और 20 सूत्री कार्यक्रम की जो ज़मीन थी जो हमें बांटी गई कृषि भूमि, उसके साथ में एक प्लॉट की भूमि बांटी गई जिसके पास रिहायशी जगह नहीं थी। क्योंकि उसका कारण ये है कि ये जो रिहायशी भूमि थी वो दिल्ली पंचायती राज एक्ट की ज़मीन थी और जो खेती बाड़ी की ज़मीन थी वो थी दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की ज़मीन। वो हमें 1-1 एकड़ सबको ज़मीन दी गई। उस टाइम में जब प्रधान ने हमें ये क्योंकि प्रधान जो है उस समय पे किसी भी गांव का सर्वे करवा था, जो सर्टिफिकेट हमें दिया गया उस समय अलॉटमेंट के समय, उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट आपको नियम 47 दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, दिल्ली लैंड रिफॉर्म रूल्स के तहत दिया गया। अब रूल 47 क्या कहता है? रूल 47 ये कहता है, वो कहता है एडमिशन टू लैंड, मतलब ज़मीन पे किसको दाखिल करे। ज़मीन पे दाखिल करने की पावर उस नियम के अंतर्गत सारी की सारी पावर प्रधान के पास थी, क्योंकि प्रधान को उस समय सारी परिस्थितियों का ज्ञान था। केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, केंद्र सरकार ने उस समय कुछ नियम, कानून, कायदे, शर्तें बताई कि इन शर्तों के अनुसार आपको ज़मीन बांटनी है। एक सरकार ने कानून बनाया, ऑर्डर पास किया 18/8/1982 में। उसमें कहा कि जिसको ज़मीन मिलेगी अब इन तरीक़ों से ज़मीन मिलेगी, इन तरीक़ों को जो फुलफिल करता है वो ज़मीन के लिए हकदार होगा। उसके बाद कुछ लोगों को ज़मीन 1982 के बाद ही मिली, जैसे मुझे 1985 में ज़मीन मिली। तो जो सर्टिफिकेट हमें मिला उसमें लिखा हुआ था कि 5 वर्ष के लिए हम बतौर असामी आपको ये ज़मीन दे रहे हैं, 5 साल के लिए। अब 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद होने के लिए वो 74(4) की धारा कहती है, जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा है 1954 की। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 की धारा ये कहती है कि जिसने 5 वर्ष के लिए भूमि उस पर कृषि कर ली है, 2 बातें कहती है मेन। जो एक कहता है अगर आप 5 वर्ष में जो कृषि की भूमि आपको मिली थी उसे आप कृषि लायक नहीं बना सके, तो SDM, उसमें लिखा हुआ SDM की ड्यूटी है, उसकी मर्जी नहीं है। धारा ये कहती है कि उसकी ड्यूटी है, शैल वर्ड यूज है उसमें, शैल है, मगर उसकी ड्यूटी है वो 5 साल से आगे 2 साल और उसको आगे बढ़ाए, ताकि वो एक्सटेंड करेगा, ताकि जो अलॉटी उस ज़मीन का है वो 2 साल में उसको कृषि लायक बना ले। अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल में उस भूमि को कृषि लायक बना लिया है तो वो धारा कहती है कि रेवेन्यू असिस्टेंट, मतलब SDM शेल डिक्लेयर दैट पर्सन एज दी भूमिधर ऑफ दैट लैंड। मतलब वो उस ज़मीन को, जिसने उस ज़मीन पे अलॉटमेंट हुई थी, जिसको हम ज़मीन मिली थी, उसने 5 साल में उस पर खेती बाड़ी कर ली है, उसको खेती लायक बना लिया है, तो रेवेन्यू असिस्टेंट SDM जो है वो उस भूमि का मालिक डिक्लेयर करेगा। ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अलॉटीज़ ने क्या किया 5 साल बाद में। तो अलॉटीज़ ने 74(4) में SDM साहब के पास केस किया कि देखो जी हमें ज़मीन मिली थी, इस कार्यक्रम के तहत ज़मीन मिली थी और ये हमारा अधिकार है, और अब क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हमने भूमि को जो है कृषि योग्य बना लिया है, तो कृपया हमें इसका मालिक डिक्लेयर कराया जाए। तो कम से कम 20 साल तक वो केस SDM साहब के पास था। एक सबके यही हालत है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं है, 30 35 साल हो गए उनको, 20 साल SDM के पास रहा। SDM ने कह दिया जी आपने, और एक ज़रूरी बात हो रहा है, इसमें लीज मनी जमा कराई गई है। हमने जितनी भी अलॉटी थे, किसी ने साल दर साल कराई 5 साल तक, किसी ने 5 साल की इकट्ठी कराई है। वो प्रधान ने जैसे लिए वो वैसे हमने दिए उसको, लीज मनी काटी गई, अलॉटमेंट हमें दी गई, कब्जा कार्रवाई SDM के द्वारा दी गई है। कब्जा भी दिया गया है SDM के द्वारा, किसकी अप्रूवल से? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अप्रूवल से। आज के दिन में कहते हैं कि जी आपके पास अप्रूवल नहीं थी, किसकी? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, जबकि इन्हीं का डॉक्यूमेंट, इन्हीं का कागज ये कहता है कि जो ज़मीन हमने बांटी है, जिस आधार पे हमने ज़मीन बांटी है, उस आधार का अप्रूवल हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली से लिया था। उसके बाद जब 20 साल बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, आपने जो है ना, जब आपको लीज मनी आपकी मिली थी तो आपकी ड्यूटी थी आके आप तहसीलदार को बताते कि ज़मीन की जो लीज मनी मैंने जमा करा दी है और इस ज़मीन को मैं बोझ जोत रहा हूँ। 20 साल से SDM से लेके हम FC तक, जो रेवेन्यू कोर्ट्स की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, FC फाइनेंशियल कमिश्नर, वहाँ तक हम गए। सब ने कहा कि नहीं, ये आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपने बताना चाहिए था तहसीलदार साहब को कि वो ज़मीन की हमने क्या नाम है लीज मनी जमा करा दिया, सारी चीज़ें कर दिया। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए 2000 में, सन 2000 में, कम से कम 20-25 साल केस लड़ने के बाद में, कहा कि नहीं, ये ड्यूटी तो आपकी थी, ये ड्यूटी अलॉटीज़ की नहीं थी, ये तो ड्यूटी आपकी थी। और मैं डायरेक्ट करता हूँ कि इनका जो केस जो है दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट सेक्शन 74(4) के अंतर्गत डिसाइड किया जाए। ये डायरेक्शन करके 2000 में, सन 2000 में SDM साहब के पास दोबारा रिमांड बैक किया, क्योंकि DLR एक्ट में भूमिधर डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू असिस्टेंट SDM साहब के पास ही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है। 20 साल लगभग केस लड़ने के बाद
एसडीएम साहब क्या कहते हैं कि जी जो आपको ज़मीन मिली थी उसकी तो हमने अप्रूवल नहीं ली थी, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं थी, और आपने जो है ना फिर वो लीज मनी जमा नहीं कराई। पहली बात, जब 1990 में पंचायतें ख़त्म कर दी गई सरकारों के द्वारा, जब हमें किसी को नहीं बताया गया कि लीज मनी कहाँ जमा करानी है, और लीज मनी जमा कराने से मना हम 2024 में भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी ये बात कहते हैं कि एलजी साहब की अप्रूवल नहीं थी। अगर एलजी साहब की अप्रूवल नहीं थी तो बिना अप्रूवल के 7,000 एकड़ ज़मीन दिल्ली में कैसे बांट दी गई? इसका मतलब आपके सरकारी व्यक्तियों ने घोटाला किया है कोई ज़मीन बांटने का। कितने अधिकारियों को जेल भेजा गया जो बिना अप्रूवल के ज़मीन बांटी गई? काम ना करने के बहाने हैं, सब अप्रूवल हमारे पास है। हम कहते हैं कागज़ हमें बताओ, अगर हम ना दे पाएँ तो हम ज़मीन को हाथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। सारे हमारे पास कागज़ हैं। उसके बाद क्या किया, जैसे मेरे ऊपर भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के ऊपर 2 बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। 86A 2006 में हमारे ऊपर लगा दिया, 86A 2008 में फिर हमारे ऊपर लगा दिया, 2 बार लगा दिया। और जो 2008 में लगाया उसका हमें बिना कानून का प्रोसीजर फॉलो किए हुए हमें उसमें क्या नाम हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। और 2006 का 86A है वो 2024 तक आज भी पेंडिंग है। तो ये आप मानसिकता देखिए। अब एक और ज़रूरी बात है इसमें, डीएलआर एक्ट ये कहता है कि जब हमें ज़मीन बतौर आसामी मिली थी, कानून की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई हवाबाई बात की बात नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन 77 है डीएलआर एक्ट का, कोई भी पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। 77 डीएलआर एक्ट का ये कहता है कि जब कोई आदमी किसी ज़मीन पर आसामी होता है तो उसको कैसे हटाएं आसामी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो ज़मीन मिली थी वो बतौर आसामी 5 वर्ष के लिए ज़मीन मिली थी, 5 वर्ष पूरे हो गए हैं बतौर आसामी, तो आसामी को हटाने का भी तो प्रोसीजर होगा ना। एक ज़मीन मैंने आपको दे दी, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास किराएदार रह गए, आपका किराएदार का 1 साल का टाइम पीरियड था, 11 महीने का, 11 महीने खत्म हो गए, तो कोई ना कोई तो प्रोसीजर होगा जब मैं आपको निकालूंगा। ये थोड़ी ना कि रात को आके मैं आपको सामान बाहर फेंक दूंगा, मैं आपको कोई नोटिस दूंगा, अपनी कानूनी प्रक्रिया जो हमारा एग्रीमेंट था वो पूरा करूँगा। सेक्शन 77 ये कहता है कि ग्राम सभा जो है एक केस लेके आएगी आसामी के अगेंस्ट में कि जो ज़मीन हमने आपको बतौर आसामी जो ज़मीन दी थी अब आप उसको खाली करिए, और वो केस लाने का जो समय पीरियड है वो 3 साल के लगभग का है। मतलब 1990 से 1993 तक का टाइम था कि जो ज़मीन जो है जो हमें बतौर आसामी मिली थी उस पर ग्राम सभा केस ला करके केस कर करके हमें उस ज़मीन से बतौर आसामी खाली करवा सकती थी। फिर वो क्या कहता है कि अगर ग्राम सभा विद इन टाइम पीरियड, विद इन लिमिटेशन ये नहीं कर पाती है तो जो ज़मीन का आसामी था उस पर वो ऑटोमेटिकली उसका भूमिदर बन जाएगा। तो आज जब ये हमारे ऊपर कहते हैं कि आप 86A की हमने धारा लगा दी, 86A का मतलब है एक पर्सन हु इज़ ऑक्यूपाइंग ए लैंड विदाउट एनी टाइटल, मतलब एक व्यक्ति जिसने ज़मीन पे कब्जा कर रखा बिना किसी अधिकार के, बिना किसी क्या नाम है टाइटल के, बिना किसी सबूत के। हमें कहते हैं जब बतौर आसामी हमें ज़मीन मिली, और आपकी सेक्शन 77 डीएलआर एक्ट का ये कहता है कि बतौर आसामी जब आपको केस करना चाहिए था आप नहीं निकाल पाए तो वो उस ज़मीन का मालिक बन गया, भूमिदर बन गया। तो हमारे ऊपर 86 कैसे लग गई? टाइटल तो हमारे पास है, आसामी का टाइटल आपने दिया, भूमिदर का टाइटल दिया, रेल किसने दिया, टाइटल तो हमारे पास हो गया। लेकिन ये ज़बरदस्ती है अधिकारियों की। अधिकारी, मैं आपको बात बताता हूँ, नाम नहीं लेता किसी अधिकारी का। हमने उनसे पूछी जी भूमिदर तो तब तक बनेंगे तब बनेंगे, कम से कम जो हमारी फसल है वो कम से कम आप बोझोत तो उस पर जो हम बोझोत कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड में तो लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई ऐसा आपके पास आदेश तो होगा जिससे वजह से आप ये काम नहीं कर रहे। कहते जी आदेश नहीं है हमारे पास, मौखिक आदेश है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार का मौखिक आदेश बांधने के लिए बांधा नहीं है। तो उसने कहा कि आप क्यों नहीं करते? कह दिए हम तो नहीं करते, अगर आपको करवाना तो हाईकोर्ट से डायरेक्शन लेके आओ। जब सारा काम हाईकोर्ट से ही होना तो फिर क्यों आपने 40-40 साल लोगों को यहाँ धक्के खिला रखे हैं? सारा काम हाईकोर्ट से ही करा लेंगे फिर तो हम दे जाके। आप लिखित में दे दो जी हम तो यहाँ आपके काम नहीं करते, हाईकोर्ट में चले जाओ, लिखित में दे दो, हम चले जाएंगे हाईकोर्ट में। ऐसा कोई आदेश नहीं होता, किसी प्रकार का नहीं होता। उसके बाद ये होगी कोर्ट की पावर, जो कोर्ट ने करनी थी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी थी, 30-35 सालों से उन्होंने नहीं करी। दूसरी चीज़, एक 2012 में कैबिनेट नोट पास हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भूमि जो प्लॉट भी मिले थे लोगों को 120-20 गज के, उसी प्रकार से जब उन प्लॉटों को जो है ना सरकार ने क्या किया, कैबिनेट डिसीजन पास किया, फिर उसका गजट नोटिफिकेशन पास किया। गजट नोटिफिकेशन में वो जो अलॉटी था उस ज़मीन का, उस प्लॉट का, उसे उसका मालिक बना दिया गया। तो जब 2012 में यही बात उठ के आई तो एक कैबिनेट नोट पास हुआ 1891 2012, एग्जैक्ट डेट ये ध्यान नहीं है, 2012 का नोट था। उसमें ये कहा गया कि जिस प्रकार से हमने उनको इन ज़मीन का मालिक बना दिया जो प्लॉट वाले थे, उसी प्रकार से हम इनको भी ज़मीन का मालिक बना सकते हैं। इसके बाद क्योंकि दिल्ली सरकार के पास भूमि की पावर नहीं है,
एलजी साहब के पास फाइल जानी थी, उन्होंने कैबिनेट डिसीजन अपना पास करके कैबिनेट जो है अप्रूवल के लिए एलजी साहब के पास भेजा। अब एलजी साहब के पास उन्होंने कैबिनेट डिसीजन को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के कह दिया जी दिल्ली पंचायत राज एक्ट की ज़मीन है, जबकि दिल्ली पंचायत राज एक्ट की ज़मीन है नहीं ये। दिल्ली पंचायत एक्ट की ज़मीन जो थी वो प्लॉट थी, वो तो उसका काम ही खत्म हो चुका है, वो तो मालिक बना दिया आपने, कर दिया डिक्लेयर। कब्जे दिए नहीं दिए वो अलग बात थी, उसका स्वरूप ही चेंज कर दिया बिल्कुल रूप से, और कह दिया कि जी ऐसा है कि हम इसको ना क्योंकि आपके और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है सरकार के और एलजी साहब के, तो इसमें फाइनल अथॉरिटी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हम उनके पास ये फाइल करते हैं। अब लगभग आप देख लो 12 साल हो चुके हैं 24 में, अब ये नहीं पता वो फाइल है कहाँ पे, तो फाइल लापता हो गई। फाइल ही लापता हो गई। हम कई बार जाते हैं, हमने आरटीआई के माध्यम से कोशिश करी पता करने की, उसमें पाएगा ही नहीं। उसमें कुछ मिलता ही नहीं। वो कहते जी कौन सी फाइल कहाँ फाइल, अच्छा जी हमारे पास होगी, अच्छा जी हमारे पास कहाँ गई, हमारे पास कहाँ आप दिखाओ, मुझे हम पता होता है कि आपके पास ही होते तो हम आते ही क्यों फिर। तो ना तो उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि अब हमें इस पे करना क्या है, ना अधिकारी गोलमेल कर रहे सारे, गोलमोल कर रहे सारी बातें। तो आगे करोगे क्या फिर आप? सर देखो अभी एक मैं आपको बताता हूँ, एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई, अब ये क्या कहने लग गए हैं जी कि आपकी ज़मीन तो जी अर्बनाइज हो गई है, अब तो आपका केस चलेगा नहीं। जब इस तरीके के बहुत सारे केस होने लगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, उसमें ये कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि जब भी किसी केस को हमें डिसाइड करना हो, फॉर एग्जांपल आज के दिन में आईपीसी सीआरपीसी नहीं है, एविडेंस एक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई केस ऑलरेडी चल रहा हो या कोई ऐसा एक्ट जो उस टाइम पे हुआ था, तो उसकी जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के हिसाब से होगा। तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर ये उस टाइम पे जिस टाइम इनको ज़मीन मिली या जिस टाइम उन्होंने केस किया उस टाइम डीएलआर एक्ट था, तो डीएलआर एक्ट के अनुसार ही आप इसका केस देंगे। ये आपका एक जटखोरी गांव है दिल्ली में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2022 में एसडीएम साहिबा थी वहाँ पे, सौम्या भारद्वाज नाम था शायद उनका, सोम्या शर्मा, कम से कम भी 8 से 10 लोगों को, 15 लोगों को भूमिदर बनाया, 16 लोगों को, कम से कम भी 16 लोगों को भूमिदर बनाया। और मैं उसके फैसले भी दे सकता हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं उसके फैसले भी दे सकता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने ज़मीन इनको मिली थी, इन्होंने उस ज़मीन पर बहुत कर ली है, उस ज़मीन पे ये आज के दिन में काबिज है, इसलिए डीएलआर एक्ट की धारा सेक्शन 74 क्लॉज 4 के अनुसार मैं इनको इसका भूमिदर डिक्लेयर करती हूँ। अगर वो 2022 में हो सकते हैं डिक्लेयर, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हमें भी इसी प्रकार से भूमिदर बनाया जा सकता है जिस प्रकार से ये उनको बनाया गया है, लेकिन नहीं बना रहे, वो पता नहीं क्या कारण है, क्या मंशा है, वो हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन कानूनी रूप से, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप से, कागजी रूप से, किसी भी प्रकार से, मैं आज आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ, अधिकारियों तक भी बात पहुँचे, अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि आपका ये कागज़ की कमी है या वो कागज़ लेकर आओ, अगर हम कागज़ नहीं लेकर आते तो ज़मीन आज भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पूरे कागज़ हैं, कानून का हमारे पूरा हमने पालन कर रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ से हो सकता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का फॉलोअप भी हमने करा है, लेकिन जो कमी रह गई है वो उनकी तरफ से रह गई है, हमने कभी कमी नहीं छोड़ी। ये थे किसान, भारत दिल्ली के किसान, जो अपनी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए पूरे फैक्ट सबूत सब सामने रखे भी और बताए भी है। लेकिन एक तरह से सारी बातें जो घूम रही है आसपास, एसडीएम और डीएम के चारों तरफ बातें घूम रही है कि एसडीएम और डीएम जो नहीं चाहते कि वो इनको मालिकाना हक मिले, लेकिन एसडीएम और डीएम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर सकते, उनके ऊपर से भी कोई ना कोई आदेश होगा, उन पर दबाव होगा, जिसकी वजह से वो ये सब करने के लिए मजबूर है। लड़ाई लंबी है, अब पुरानी है, कब तक चलेगी कह नहीं सकते, लेकिन धरना चालू हो चुका है और 20 अगस्त से शुरू किया था, पूरी दिल्ली में धरना चल रहा है। तो कुछ बताइए, यहाँ पे जो मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लंबी है, कब तक चलेगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दिल में दिमाग में इनके जोश बैठ चुका है और ये अपने अधिकार लेकर रहेंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।